तो साथियों नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र शुक्ला आज फिर आपके साथ लाइव रहूँगा और जो हम लगातार इतिहास के विभिन्न टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो कल मैंने लाइव में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण इन पर चर्चा किया था, विस्तृत चर्चा किया था। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य और साथ ही साथ कांग्रेस का आलोचनात्मक मूल्यांकन। कांग्रेस के आलोचनात्मक मूल्यांकन के विषय पर मैंने दो प्रकार के मत व्यक्त किए थे कि कुछ आलोचकों का कहना है कि एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना सेफ्टी वाल्व के तौर पर की और वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनेताओं ने इसका उपयोग तलत चालक के रूप में किया। दोनों ही मत अपूर्ण हैं। वास्तव में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में इस दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वयं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में कांग्रेस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। यदि कोई भारतीय अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास भी करता तो ये सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में कभी आने नहीं देते। इस तरह से उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले का 1913 का ये महत्वपूर्ण विचार है जो परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से ध्यान देने योग्य भी है। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलनों को मैंने 3 चरणों में बांटा था। कांग्रेस की स्थापना से यानी 1885 टू 1905 तक ये नरमपंथियों का काल था, उदारवादियों का समय था। दूसरा 1905 से 1919 तक का जो समय था ये गर्मपंथी या उग्रवादियों का काल था। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश की राजनीतिक परिस्थितियां जो बनी, ब्रिटिश शासन के विरोध में जो वातावरण तैयार हुआ, उस समय पर महात्मा गांधी का राजनीति में सक्रिय पदार्पण हुआ। 1919 टू 1947 आज़ादी तक, फ्रीडम तक कांग्रेस का मार्गदर्शन, नेतृत्व अनौपचारिक तौर पर महात्मा गांधी ने किया। अनौपचारिक तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष रहे हैं। बाकी समय पर उनके विचारों से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से ही कांग्रेस चलती रही है। संपूर्ण कांग्रेस को दिशा और नेतृत्व प्रदान करते रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर मैं विषय रखूंगा, उस विषय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है नरमपंथियों का मूल्यांकन या उदारवादियों का मूल्यांकन। जैसा कि भी मैंने बताया कि कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन एक दूसरे के पर्याय रहे और इनको हमने चरणबद्ध किया, 3 चरणों में बांटा। तो जो पहला चरण है वह उदारवादियों का काल था, नरमपंथियों का काल था। कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक का जो सामान्यतः समय है, इसे उदार राष्ट्रवाद या उदारवादियों के काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय पर कांग्रेस में नरमपंथियों का वर्चस्व था। जो प्रमुख नरमपंथी नेता थे उनमें सबसे प्रमुख दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का पितामह, ओल्ड मैन इन नामों से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय को निरूपित किया था और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया था, अपने लेख, अपने अध्ययन पर यह प्रकाश डाला था कि जो भारत का धन है ये यूरोपीय शक्तियों के द्वारा बाहर जा रहा है।
जिसे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने धन के निर्गमन का सिद्धांत कहा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। तो दादा भाई नौरोजी प्रमुख नरमपंथी नेता थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष भी माने जाते हैं। ये प्रमुख कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे और कांग्रेस का जो प्रारंभिक नेतृत्व था, मार्गदर्शन था, यह इन नेताओं के हाथ में था। जो उदारवादी नेता थे ये उच्च शिक्षित थे, मध्यम वर्गीय परिवारों से थे और इस शहरी क्षेत्र से थे। इनका ऐसा विश्वास था कि जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेज हैं, ये न्यायप्रिय और सच्चे हैं। सरकार के विरोध करने का जो तरीका था, अपनी मांग रखने का तरीका था, वह संवैधानिक और कानूनी दायरा को ध्यान में रखकर ही अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। इनकी अलग अलग मांगें थी। उन मांगों पर मैं क्या क्या मांगें थी बताने का प्रयास करूंगा। तो इनकी कुछ संवैधानिक मांगें थीं। इन संवैधानिक मांगों में इनकी मांग थी प्रांत की विधान परिषदों का पुनर्गठन किया जाए और इन संस्थाओं में भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पर भारत को भी स्वशासन प्रदान किया जाए। व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। सार्वजनिक जो कोष है, सरकारी कोष है, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता का नियंत्रण हो। ये इनकी संवैधानिक मांगें थीं। नरमपंथियों की प्रशासनिक मांग थी सरकार से कि जो उच्च प्रशासनिक पद हैं, विशेष तौर पर आईसीएस, उनका भारतीयकरण किया जाए। मतलब आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज में, जिसका आज परिवर्तित स्वरूप आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इनमें अधिक से अधिक संख्या में भारतीय शामिल हों और जो आईसीएस की परीक्षाओं में बैठने की जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष थी, इसे बढ़ाया जाए और आईसीएस की परीक्षाओं का आयोजन जो है वो भारत में कराया जाए। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारतीयों को पहले इन परीक्षाओं में बैठने का अधिकार नहीं था। लिंग क्रांति के बाद 1861 में भारतीय नागरिक अधिनियम आया। उस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अब आईसीएस की परीक्षा में भारतीय भी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन आयु सीमा 21 वर्ष रखने के कारण अधिकांश भारतीय इस परीक्षा से वंचित रह जाते थे। इसलिए नरमपंथियों ने इस दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो, जो प्रशासनिक व्यय है उसे कम किया जाए। आपातकाल में सरकार सहायता दे, राहत कार्यक्रम बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। इस तरह की इनकी प्रशासनिक मांगें थीं। आर्थिक मांगों में देश का औद्योगिक विकास किया जाए, जो भू लगान की दर है उसे संपूर्ण देश में एक समान किया जाए, कम किया जाए, निश्चित किया जाए। नमक कर को समाप्त किया जाए। ये इनकी आर्थिक मांगें थीं। इनकी अन्य मांगों में नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाएं, महिलाओं को अधिकार प्रदान किए जाएं, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। इन नरमपंथियों की अन्य मांगें थीं। इनके मांग रखने का, विरोध करने का तरीका अत्यंत सीमित था और यह अपर्याप्त था।
इस विचार के सभी नेता समय समय पर अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, मंच और भाषणों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। समय समय पर शिष्टमंडल लंदन भेजकर, प्रार्थना पत्र देकर, शिकायत पत्र देकर, याचना पत्र देकर जनता की मांगों से और जनता के बीच उत्पन्न हो रही कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराते थे। इस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का जो उनका तरीका था, मांग रखने का तरीका था, अत्यंत सीमित था, संवैधानिक था, मर्यादित था। क्योंकि इनका विचार था कि अंग्रेज न्यायप्रिय और सच्चे हैं, इसलिए संवैधानिक सीमाओं को, कानूनी सीमाओं को, मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपनी मांग रखा करते थे। नरमपंथियों के प्रयासों से कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। कांग्रेस एक जनव्यापी आंदोलन नहीं बन पाया। चूंकि भारत गांवों का देश था, देश की आबादी गांवों में निवास करती थी, इसलिए संपूर्ण देश की संस्था कांग्रेस नहीं बन पाई। यह नरमपंथियों की असफलता थी। लेकिन पूरी तरह से असफल थे ऐसा कहना भी गलत है। इनके प्रयासों से राष्ट्रभक्ति का जागरण हुआ, राष्ट्रीयता को बल मिला, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ऐसी जो मानवीय मूल्य हैं, इनका महत्व समाज के लोगों को समझ में आया। भारत की दुनिया में धर्मनिरपेक्ष छवि स्थापित हुई, आम लोगों को स्वतंत्रता का महत्व पता चला और साथ ही साथ इनके प्रयासों से, इनके सतत सक्रिय रहने से ब्रिटिश शासन द्वारा 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इनका जो विरोध करने का, मांग रखने का तरीका था, अत्यंत सीमित था और लगातार जो ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासन था, उनकी नीतियों के कारण आम जनमानस में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। नरमपंथियों के प्रयासों से आम जनमानस, देश का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, गर्मपंथी, क्रांतिकारी और अन्य भी ऐसे विचारों के धनी जो पृथक पृथक तौर से देश के लिए कार्य कर रहे थे, वो इन तरीकों से संतुष्ट नहीं थे। धीरे धीरे नरमपंथियों की प्रतिष्ठा धूमिल होने लगी, इनकी ख्याति कम होने लगी और ये कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे ऐसा आम जनता को लगने लगा। इस समय पर ही देश में नरमपंथी के समानांतर ही एक वर्ग ऐसा था जो बहुत ही संघर्षशील था, उग्र राष्ट्रवादी था, राष्ट्रहित सर्वोपरि थे। राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ भी कर पाना संभव था। एक ऐसा वर्ग भी था, एक ऐसा विचार भी था जिसे गर्मपंथी कहा गया। तो नरमपंथी विचारधारा के समानांतर ही गर्मपंथी उग्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक, अनेक राजनेता, कार्यकर्ता देश की आज़ादी के लिए सतत सक्रिय थे, जो स्वयं कांग्रेस के भीतर ही थे। 1905 से 1919 तक का जो समय है, इतिहास में इस विचार के लोगों ने इतिहास को गति और दिशा प्रदान की, उस समय के आंदोलनों को दिशा प्रदान की। एक प्रमुख गर्मपंथी नेता हैं अरविंद घोष। उन्होंने 1893 में एक अखबार था इंदु प्रकाश, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था, उस अखबार में अपना नाम दिए बगैर उन्होंने कांग्रेस की कमियों को लगातार उजागर किया था। और जो उग्रवाद के, गर्मपंथ के प्रवर्तक, समर्थक, अनुयायी लोग थे, ये नरमपंथ और उदारवादी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए नरमपंथियों के विचार और जो ऊर्जा लग रही थी, वह देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए और कांग्रेस के लोक व्यापीकरण के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो देश में जैसे उदार राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वैसे ही देश में उग्र राष्ट्रवाद,
जिसे मैंने गर्मपंथी नेता कहा, जिसके प्रमुख समर्थक थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सैयद हैदर मिर्जा, ये प्रमुख नेता जो थे गर्मपंथ के अनुयायी थे, गर्मपंथ के प्रवर्तक थे। और इनका मानना था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए एक समर्थवान शक्तिशाली आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। तो इस जो गर्मपंथ का जो विकास हुआ, उदय हुआ, इसके भी कुछ प्रमुख कारण थे। इसका प्रमुख कारण था, पहला कारण था अंग्रेजी राज की जो वास्तविक प्रकृति को इन लोगों ने ठीक ठीक समझा, गर्मपंथियों ने। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश शासन की नीतियां हैं ये आम जनमानस के खिलाफ है। इन नीतियों से कभी भी भारतीयों के हित कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। विशेष तौर पर आर्थिक नीतियां, जो आर्थिक नीतियां थीं, उन आर्थिक नीतियों के कारण लगातार भारत में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही थी। स्वयं इस बात को दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया था। तो अंग्रेजी शासन की वास्तविक प्रकृति को समझने का जो कार्य है वो गर्मपंथियों ने किया, और उनकी प्रकृति को समझने के बाद उन्हें कैसे चुनौती दी जाए, इस बात पर भी उन लोगों ने विशेष ध्यान दिया। गर्मपंथियों के उदय का दूसरा बड़ा कारण था ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियां। समय समय पर ब्रिटिश शासन ने भारत में राष्ट्र प्रेम को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए बल प्रयोग भी किया, कानून का सहारा भी लिया, कूटनीति का भी सहारा लिया। अनेक प्रयासों से राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रवाद की जो भावना देश में पनपने लगी थी उसे कमजोर करने का हर संभव रणनीतिक प्रयास किया। तो उग्रवाद का उदय का दूसरा कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियां। इन नीतियों में कुछ ऐसे ब्रिटिश शासन के कार्य थे, परिणाम थे, जिनके कारण गर्मपंथियों ने सोचना प्रारंभ किया। उसमें प्रमुख तौर पर 1897 में पुणे के नाटू बंधु थे। इन पर मुकदमा चलाए बिना इन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। यह एक अन्यायपूर्ण कृत्य था। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फिर तिलक और अन्य राजनेताओं पर प्रयोजित ढंग से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इससे गर्मपंथी नेताओं में असंतोष था। फिर 1904 में कार्यालय गोपनीयता अधिनियम पारित हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पारित हुआ, और इस कानून में जो भारतीय प्रेस है उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उसको कठोर किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र होते हैं। देश का जो बहुसंख्यक युवा वर्ग है वो यहाँ अध्ययन प्राप्त करने आता है, वो देश के बड़े ताकत केंद्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं। तो अंग्रेजों ने उसको भी टारगेट किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बनाया और इसके द्वारा विश्वविद्यालयों में सरकार का नियंत्रण कठोर कर दिया, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया, और विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट बन के कार्य करने लगे। फिर 1898 में आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 156A जोड़ा गया, जो कि अत्यंत दमनकारी कानूनी प्रावधान थे। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था, राष्ट्रीय विचारों को कमजोर करना था। इन सारी तरह तरह की ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के कारण नरमपंथी उद्दलित हो चुके और उनको लगा कि इन्हें चुनौती देने के लिए एक बहुत ही सशक्त आंदोलन की आवश्यकता है। फिर नरमपंथियों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ही प्रभाव पड़ा। 1868 में
जापान एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने लगा। और जब जापान औद्योगिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने लगा तो जापान ने यह संदेश दिया कि यूरोपीय शक्तियों के सहयोग के बिना भी एशियाई देश एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकते हैं। और जापान के संदेश से एशिया के या उस समय के जो अन्य औपनिवेशिक महाद्वीप थे उन सब पर यह संदेश गया कि जापान ने एक प्रेरणा का कार्य किया। फिर 1897 में इथियोपिया ने इटली को पराजित किया। इस पराजय से पता चला कि यूरोपीय शक्तियों को पराजित करना संभव है। उसके बाद अनेक ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन हुए दुनिया में। आयरलैंड, टर्की, रूस, मिस्र, जापान में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। दक्षिण अफ्रीका में वॉर युद्ध हुआ। इन सारी घटनाओं ने भारत में संदेश दिया कि यदि जनता त्याग और बलिदान के लिए तैयार है और देश की जनता यदि संगठित है, उसके भीतर देश प्रेम है, एकता का भाव है, आपस में एक है, तो किसी भी महाशक्ति को चुनौती देना संभव है। फिर 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया था। जब रूस की पराजय हुई तो जो यूरोपीय श्रेष्ठता का सिद्धांत था कि यूरोपीय देश किसी से पराजित नहीं होते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, दुनिया का सूर्योदय वहीं से होता है, ऐसा उनका जो महिमा मंडल यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया, उस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगे कि जब जापान पराजित कर सकता है तो यूरोपीय शक्तियों को कोई भी देश पराजित कर सकता है। इन सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय जनमानस और विशेष तौर पर जो गर्मपंथी नेतृत्व था उसे उत्साहित कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया, संगठित होने के लिए प्रेरित किया। फिर भारतीय विचारों का योगदान। भारतीय विचारों का योगदान ये उदारवाद के उदय का भी कारण है और ये उग्रवाद अथवा गर्मपंथ के उदय का भी कारण है। भारत में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन सामाजिक जागरण का कार्य किया है, समाज के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को स्थापित करने का प्रयास किया है। जो समाज में अज्ञानता थी, अशिक्षा थी, अनेक विसंगतियां थी सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, उन सारी विसंगतियों को, विकृतियों को एक बहुत बड़े वर्ग ने समाप्त करने का प्रयास किया समय समय पर। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक प्रेरणा से, धार्मिक प्रेरणा से, सामाजिक प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य किया और समाज में आमूलचूल परिवर्तन को जन्म दिया। जैसे प्रमुख हम सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष। इन सबके मन में उग्र राष्ट्रवाद था, देश के प्रति गहरा लगाव था। इनके जीवन में देश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था और इन लोगों ने संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने बाल्यकाल से ही उनको जो संस्कार मिले वो धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, देशभक्ति के थे। उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। उन्होंने बहुत ही कष्ट देखे अपने जीवन में राष्ट्र सेवा के लिए। पिता की मृत्यु के बाद परिवार में बहुत गरीबी आई। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रहे और उस गरीबी के समय जब जिस व्यक्ति के परिवार में खाने के लाले पड़े हों, रहने के लिए घर ना हो, उस घर का एक पुत्र जो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु के सानिध्य में जाता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में जाता है, तो गुरु तो अंतर्यामी थे। गुरु हमेशा बोलते थे कि जा मां से मांग ले। वो महाकाली के अनन्य भक्त थे और स्वामी विवेकानंद जाते थे
और बस यही मांगते थे, हे माँ मुझे वैराग्य दे, हे माँ मुझे शक्ति दे, हे माँ मुझे बुद्धि दे, माँ मुझे नौकरी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे। ये माँ के सामने मांग ही नहीं पाते थे। गुरु जी के सामने गुरु जी ने बोला, मांग लिया, क्या मांगा, फिर से मांग। तो माँ के सामने गए तो फिर वो घर की जो स्थिति थी, गरीबी थी, दुर्दशा थी, वो सब भूल कर, हे माँ मुझे वैराग्य दे। ऐसे आध्यात्मिक शक्ति के धनी स्वामी विवेकानंद थे। सन्यासी बन के संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं को जानने का प्रयास किया, समाज को जागृत करने का प्रयास किया, सामाजिक चेतना स्थापित करने का प्रयास किया स्वामी विवेकानंद ने। वो और उनके मित्र रामकृष्ण परमहंस जी के स्वर्गवास के बाद संपूर्ण देश में उन्होंने भ्रमण किया, और जब भ्रमण करते थे तो कई कई दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिलता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि लोग उन्हें धुतकार कर भगा देते थे। जो रोटियां मिलती थी कई कई दिन संभाल कर रखते थे। वो रोटियां इतनी कड़ी हो जाती थी कि उन रोटियों को चबाते समय, खाते समय दांतों से खून आने लगता था। और ऐसा देशभक्ति से ओतप्रोत एक युवा सन्यासी विवेकानंद ने संपूर्ण देश का जागरण किया। जागरण करने के बाद कन्याकुमारी पहुंचे, वहां समुद्र में कूद गए, एक चट्टान में बैठे, वहां ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उनको अंतः प्रेरणा प्राप्त हुई। गुरु का आशीर्वाद तो था ही। उसके बाद वहां से शिकागो गए। 11 सितंबर 1893 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद आयोजित की गई, उसमें उन्होंने अपने विषय रखा। और अमेरिका में जाकर वो नहीं बसे। अमेरिका, यूरोप के कई देशों ने उनको हाथों हाथ लिया, उन्हें प्रलोभन दिया, वहाँ वो रुके, लेकिन उन्हें भारत माँ की बड़ी याद आती थी, यहाँ के गरीबों की बड़ी याद आती थी, दीन दुखियों की याद आती थी, निम्न जातियों के जो लोग थे, अनेक विसंगतियों से पीड़ित थे, उनका कैसे भला होगा, गरीबों का कैसे भला होगा। मैं यहाँ बहुत ऐसा आराम से रह रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए आया हूँ। और एकदम विचलित होकर वो भारत माँ की सेवा के लिए फिर भारत आ गए। और 1897 में अपने गुरु के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए, नर सेवा नारायण सेवा है, इस सूक्त वाक्य को चरितार्थ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यदि कभी हम आगे क्लास पे चर्चा करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में, तो रामकृष्ण आश्रम का एक बड़ा हमारे सिलेबस में भी है और ये विषय आएगा। दोस्तों, लगातार स्वामी विवेकानंद सामाजिक जागरण का कार्य करते थे। प्रतिदिन विद्यार्थियों को, युवाओं को पढ़ाते थे। वो अच्छे शिक्षक भी थे। जब भी कोई उनका यूरोपीय मित्र घूमने आता था तो जम्मू कश्मीर लेकर जाते थे। आज दोस्तों, जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जम्मू कश्मीर को आज़ादी दो, इस तरह के नारे लगते हैं। तो जो नारे हैं, ये जो लोग लगा रहे हैं, या तो ये भ्रमित हैं या इनकी आत्माएं सो चुकी हैं, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर को, देश को बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे असंख्यों लोगों ने अपना बलिदान किया है। तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, ये बहुत ही देशभक्त लोग थे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कमजोरी मृत्यु है, कमजोरी पाप है। हे भगवान, मेरा देश कब स्वतंत्र होगा। इस समय उन्होंने ये भी आह्वान किया कि मुझे केवल आशा और विश्वास इस देश की जनता से है, क्योंकि देश का जो उच्च वर्ग है वो शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत पाए है। इस तरह से मनुष्य को ही भगवान मानकर भारत माँ को अपना आध्यात्म आराध्य मानकर जिन्होंने संपूर्ण जीवन समर्पित किया, ऐसे अनेक विचारक थे, चिंतक थे, सन्यासी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनकी प्रेरणा, जिनकी कार्य पद्धति, जिनके विचारों का प्रभाव इन गर्म पंक्तियों पर पड़ा और ये उग्र राष्ट्रवादी हुए। देश के अलावा इनके जीवन में कुछ भी नहीं था। ये भी राष्ट्रवाद के, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक बड़ा कारण था। फिर प्रशिक्षित नेतृत्व, अनेक नरमपंथी जो नेता थे,
वो उच्च नैतिक राजनीतिक मूल्यों से परिचित थे, और वो मूल्य केवल सैद्धांतिक नहीं थे, वो केवल व्याख्यानों का विषय नहीं थे, बल्कि वो अपने जीवन आचरण में उनको धर्म मानकर उन आचरणों का पालन करना भी उनके चरित्र में था। ऐसे वो प्रशिक्षित थे। इस प्रशिक्षण के कारण आम जनमानस उनकी ओर आकर्षित होता था, उनका एक जनाधार था। ये भी एक कारण था गर्मपंथियों के उग्र राष्ट्रवाद के विकास का। फिर उग्र राष्ट्रवादी विचारों का अस्तित्व, कांग्रेस के भीतर ही अनेक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन पर देशभक्ति का, राष्ट्रीय विचारों का, उग्र राष्ट्रीय विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता था, जो कि कांग्रेस के स्थापित विचार से अलग थे। तो कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता ऐसे तैयार हुए जिन पर राष्ट्रीय विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, और बाद में वही गर्मपंथी कहलाए, उग्रवादी कहलाए। इस तरह से मैंने उग्रवाद के उदय का, उग्रवाद के चरित्र का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। लेकिन इतिहास के पन्नों में जाएं तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी ऐसे जो गर्मपंथी नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व हुआ है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है। उपेक्षित होने के कारण उसकी सजा देश भोग रहा है। देश में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। खैर, मैं जब इतिहास का अंत करूंगा तो एक दिन अपने मौलिक विचारों को लेकर साथ में आऊंगा, क्योंकि अभी हम सीधे टू द पॉइंट चलेंगे, टॉपिक्स पर बेस्ड रहेंगे। लेकिन एक दिन मैं इतिहास का सच ऐसा विषय लेकर आऊंगा और उसमें अपने मौलिक विचार, अपना अध्ययन और जो आज वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है, इसको भी रखने का खुलकर प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो मित्र हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको ये मेरे से अपेक्षा भी होगी। तो निश्चित तौर पर ये विषय लेकर एक दिन आऊंगा। तो मैंने नरमपंथियों के मूल्यांकन के साथ उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण में चर्चा किया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बंगाल का विभाजन है। कांग्रेस की स्थापना, नरमपंथियों का मूल्यांकन, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि आपको संवैधानिक विकास में अलग से या तो मैं विषय रखने का प्रयास करूंगा, आप उसका एक अधिनियम, उसको आप पढ़ेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर सीधे एक बड़ी घटना हुई, बंगाल का विभाजन। तो ब्रिटिश शासन ने बल प्रयोग के साथ ही साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। और ब्रिटिश शासन बहुत ही मिशनरी गवर्नेंस थी, और किसी भी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति योग्य होता था, प्रशिक्षित होता था, उसे उस कार्य को करने के लिए तुरंत भेजा जाता था और उसको एक पद दिया जाता, इसका नाम है वायसराय। जैसे विलय करना था, डलहौजी, वेलेजली, क्रांति के समय कैनिंग, यानी जो जिस परिस्थिति के अनुकूल है, ऐसे व्यक्ति को ब्रिटेन से भेजा जाता था। और उस व्यक्ति की हम देशभक्ति या नैतिक चरित्र को सोचें कि कभी भी किसी वायसराय ने सत्ता पलट करने का प्रयास नहीं किया। वो कोसों दूर रहकर भी ब्रिटेन के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। यूरोपीय संस्कृति सीखने का एक बड़ा विषय है, इतनी अच्छी देशभक्ति थी उन लोगों में। तो लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आए, और लॉर्ड कर्जन ने बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना को जन्म दिया, जिसका नाम है बंगाल विभाजन। मार्च 1903 में, यानी मार्च 1904 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। जब घोषणा हुई तो अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में अनेक राजनेताओं ने एक ऐतिहासिक बैठक लिया और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, उसका क्रियान्वयन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हुआ। और जैसे ही इसका क्रियान्वयन हुआ तो बंगाल में इसका विरोध प्रारंभ हुआ, और बंगाल के विभाजन के विरोध में देश में जो आंदोलन चलाया गया,
उसे बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रिटिश शासन ने बंगाल का विभाजन जो किया उसके पीछे उन्होंने एक प्रशासनिक तर्क दिया। क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी जनसंख्या की दृष्टि से उस समय का बंगाल जो था वो भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, प्रमुख प्रांत था। तो ब्रिटिश शासन ने यह कहा कि बंगाल एक विशाल प्रांत है और इस प्रांत का शासन एक प्रांत सरकार नहीं चला सकती है। यानी प्रशासनिक असुविधा का तर्क देते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। एक तरफ पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश और असम, इन दोनों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। दूसरी तरफ आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी कोलकाता रखी गई। इस समय कोलकाता भारत की भी राजधानी थी। भारत की राजधानी दिल्ली बाद में बनी 1912 में। 1912 के पहले भारत की राजधानी ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता थी। तो प्रशासनिक असुविधा का तर्क दिया गया, बंगाल को बांट दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का जो निर्णय था यह क्रियान्वित होने लगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण कुछ अलग था। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। राष्ट्रीय विचार वहां से पैदा हो रहे थे। यह राष्ट्रवाद का बड़ा केंद्र बन चुका था। साथ ही साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी शामिल थीं। तो बंगाल राष्ट्रवाद का बड़ा केंद्र ना बने, राष्ट्रवाद की भावना कमजोर हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यह वास्तविक कारण था पहला। दूसरा वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। आज जो भारत में हिंदू मुस्लिम द्वंद्व दिख रहा है, यह वास्तव में इसके लिए हिंदू और मुसलमान दोषी नहीं है। इसके लिए ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियां और उसके बाद आज़ादी के बाद जो कुछ शासन प्रशासन से गलती हुई, ये दोष है। तो चूंकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य था, पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य था, तो इनके बीच आपस में सामूहिक मेल मिलाप, एकता न पनपे, इस बात को ध्यान में रखते हुए बंगाल को बांट दिया गया। तीसरा कारण था कि जो बंगाल में बंगालियों की आबादी है, ये अल्पसंख्यक करना था। यानी बंगाल में बंगाली ही अल्पसंख्यक हो जाए। तो इन वास्तविक कारणों को ध्यान में रखकर बंगाल को बांटने का प्रयास किया गया। जो शासन ने तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसका शासन एक सरकार नहीं कर सकती है, यह तर्क सत्य नहीं है। वास्तविक जो सत्यता है वो मैंने आपको बताया। जब बंगाल का विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया, तो संपूर्ण बंगाल में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 का दिन आंदोलनकारियों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर सभी लोगों ने आपसी एकता और सद्भाव, भाईचारा प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम बंगाल की गलियों में नारा बनकर गूंज उठा। गली गली में गूंजने लगा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
इसी समय 1906 में 1906 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला यह गीत लिखा और 1972 में यह गीत बांग्लादेश जब पृथक देश बना तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। इस तरह से जब बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन होने लगे, स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, इस तरह का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश शासन संकट में आया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक स्वदेशी उद्योग लगाए गए, स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं खोली गईं, कपड़ा मिल, साबुन, माचिस उद्योग लगाए गए। इसी समय अरविंद घोष ने 1906 में कोलकाता में राष्ट्रीय कॉलेज शुरुआत किया। इसी समय 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रवादी गद्य पद्य और पत्रकारिता का तीव्र विकास हुआ। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धीरे धीरे आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए यह मांग गौण हो गई, सेकेंडरी हो गई और स्वशासन की मांग, स्वदेशी की मांग प्राथमिक हो गई। बंगाल से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन दूसरे प्रांतों में प्रारंभ पहुंच गया और इस दौरान गरमपंथियों ने कहा कि चूंकि जनता उत्साह में है, जनता में राष्ट्रीय भावना का संचार हो गया है, इसलिए इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी किया जाए, स्वशासन की मांग को प्राथमिक और बंगाल विभाजन की मांग को द्वितीयक करते हुए संपूर्ण देश में इसका आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाए, इसका सार्वभौमिकरण किया जाए। लेकिन नरमपंथियों ने इस बात से नजरअंदाज किया और नकार दिया कि नहीं, इस आंदोलन की शुरुआत चूंकि बंगाल विभाजन को रद्द कराने के लिए हुई है, इसलिए केवल बंगाल तक ही सीमित था। इस तरह से गरमपंथी और नरमपंथियों के मतभेद जो पहले से भी थे ये उजागर हुए। वैचारिक संघर्ष, वैचारिक मतभेद तो स्थापना से ही थे, जो मैंने पहले चर्चा किया। आंदोलन के व्यापक स्वरूप को देखकर सरकार चिंतित हुई और सरकार ने प्रति आंदोलन के लिए, यानी आंदोलन का विरोध करने के लिए, आंदोलन का दमन करने के लिए जो प्रति आंदोलन चलाया, काउंटर मूवमेंट चलाया, उसमें अनेक रणनीतिक प्रयास किए। कूटनीति के द्वारा, योजना के द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और भीतर ही भीतर भारतीय मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए उनको भ्रमित करने का प्रयास किया और ब्रिटिश शासन के प्रयासों के कारण ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। बांग्लादेश के ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इस स्थापना के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन को भी मुसलमानों से यही अपेक्षा थी, यानी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना जानबूझकर ब्रिटिश शासन द्वारा कराई गई ताकि हिंदू मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ें। इतना ही नहीं, युवाओं को आंदोलन से पृथक रखने के लिए ब्रिटिश शासन ने तुरंत एक कानून पारित करवाया, इसका नाम है कार्लाइल एक्ट। इस कार्लाइल एक्ट में युवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गए। इनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ताकि जो युवा वर्ग है वो आंदोलन से दूर हो जाए, क्योंकि इस आंदोलन की एक बड़ी ताकत थी, इसमें केवल
प्रसिद्ध स्थापित राजनेता और उनके अनुयायी शामिल नहीं हुए थे, बल्कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो महिला का वर्ग था, युवाओं का वर्ग था, ये सारे वर्ग आंदोलन में शामिल हुए थे। अंग्रेजों के अनेक प्रयासों के बाद भी बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया आंदोलन थमा नहीं, रुका नहीं, और अंत में 1911 में 1911 में दिल्ली में एक उत्सव का आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। उस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एक घोषणा यह की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और दूसरी घोषणा यह की गई कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। इन दोनों घोषणाओं को 1912 में क्रियान्वित किया गया। दोनों डिक्लेरेशन का 1912 में इंप्लीमेंटेशन हुआ, जबकि डिक्लेरेशन जो था ये 11 में हुआ। इस तरह से बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी का बहिष्कार का जो आंदोलन चला, इसने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना का संचार करने का प्रयास किया और भारतीयों को ब्रिटिश शासन का विरोध करने का एक नया साधन प्राप्त हुआ। इससे देश में बिखरी हुई राजनीतिक एकता स्थापित हुई, और इस आंदोलन के बाद जो आगे के आंदोलन थे उनकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, और भारतीयों को सफलता मिलने से भारतीयों के आत्मविश्वास बढ़ने लगे, और आत्मविश्वास बढ़ने के कारण जो आगे के जो आंदोलन थे वो आंदोलन और मजबूती से खड़े हुए। इस तरह से बंगाल विभाजन था। मैंने मुस्लिम लीग की चर्चा किया, थोड़ा मुस्लिम लीग में मैं डिटेल जाना चाहूंगा। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल डेलीगेशन शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से मिला, वायसराय से। भाई लॉर्ड कर्जन आए, विभाजन किया और उनको बुला लिया गया। उनका विभाजन का उद्देश्य था, उन्होंने विभाजन पूरा कर दिया, अब उनकी आवश्यकता खत्म हो गई, तो विभाजन गए, मिंटो आए। जो मैंने पहले ही कहा कि कार्यों को, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वायसराय भेजे जाते थे, और वो वायसराय प्रतिबद्ध होते थे ब्रिटेन के प्रति। किसी भी एक वायसराय ने ब्रिटेन के विरोध में जाने का निर्णय तो छोड़ो, विचार भी नहीं किया। एकमात्र वायसराय है वारेन हेस्टिंग्स, यानी गवर्नर जनरल बंगाल का, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन पर महाभियोग चलाया गया। वो भी देश के विरोध में नहीं गया, कुछ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा। तो लॉर्ड कर्जन क्यों आए? बंगाल का विभाजन करना था। विभाजन हो गया, लॉर्ड मिंटो आए। लॉर्ड मिंटो क्यों आए? क्योंकि अब उनको देश में सांप्रदायिकता का सूत्रपात करना था और देश को विभिन्न धड़ों में बांटना था। फूट डरो और राज करो की नीति को धार्मिक जामा पहनाना था। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से मिला, और यह शिष्टमंडल अंग्रेजी शासन की चाल थी। यह अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही लॉर्ड मिंटो के पास भेजा गया था, मतलब ये एक कूटनीतिक प्रयास था। आगा खां ने लॉर्ड मिंटो से कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हो, अर्थात भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो। केंद्र स्तर पर, प्रांत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की जाए, ऐसा आगा खां ने लॉर्ड मिंटो से मांग रखी। लॉर्ड मिंटो ने आश्वासन दिया, और उसी आश्वासन की कड़ी में बांग्लादेश के ढाका में एक मुस्लिम व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह, उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी।
इस तरह सलीमुल्लाह जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्य घोषित किए कि भारतीय मुसलमानों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्ति का भाव पैदा करना मुस्लिम लीग की स्थापना का पहला उद्देश्य यह था। दूसरा उद्देश्य था कि भारतीय मुसलमानों के नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करना। इस तरह से मुस्लिम लीग की 1906 में ढाका में स्थापना हुई और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। धीरे धीरे मुस्लिम लीग का जैसे जैसे विकास होता गया तो धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय राजनीति का विभाजन होता गया, विखंडन होता गया। अंग्रेजों ने उस सांप्रदायिक राजनीति में और रंग डालने का प्रयास किया। बाद में उसमें एक नेतृत्व स्थापित किया गया, उसे सामने लाया गया, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है। उस नेतृत्व के कारण, कांग्रेस के भीतर कुछ कमियों के कारण, कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता लोलुप थे, पद लोलुप थे, उनके कारण अंत में देश का विखंडन हुआ। इस तरह से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कांग्रेस की स्थापना से लेकर आने वाले समय तक प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के अंत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। इसमें कांग्रेस अपनी कार्यनीति घोषित करती थी, आने वाले समय एजेंडा तय करती थी, इस वर्ष क्या करना है, अध्यक्ष का पद निश्चित होता था। ये उनका वार्षिक अधिवेशन था। तो 1906 में वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कांग्रेस की स्थापना से लेकर अभी तक हमेशा अध्यक्ष नरमपंथी बने, जबकि वास्तव में कांग्रेस का जो प्रतिष्ठा थी, कांग्रेस के जो ऊर्जा केंद्र थे, वो गर्मपंथी थे। कांग्रेस को लोकव्यापी बनाने के लिए, जो कांग्रेस के लिए, देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे, वो राष्ट्रवादी थे। वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत कार्य करते थे, राष्ट्र प्रेम था उनके अंदर, लेकिन उनको अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया। इस बार गर्मपंथियों ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस बार गर्मपंथी विचारों का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। इस तरह की मांग, इस तरह की सोच, अपेक्षा जो थी, ये गर्मपंथियों की अपेक्षा और सोच स्वागत योग्य थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, इसमें कुछ भी अन्याय नहीं था। और 1906 में जब अधिवेशन हुआ तो गर्मपंथियों ने सोचा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बात की भनक नरमपंथियों को लग गई और नरमपंथियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और कांग्रेस के ही नहीं, देश के पितामह, ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, सर्वमान्य नेता थे दादा भाई नौरोजी, नरमपंथी। लंदन में थे, इन्होंने लंदन में एक संगठन ही बनाया था कांग्रेस की स्थापना के पहले, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उनको लंदन से भारत बुलाया गया और 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि दादा भाई नौरोजी वरिष्ठ थे, सर्वमान्य थे, इसलिए गर्मपंथी जो नेता थे उन्होंने दादा भाई की अध्यक्षता को स्वीकार किया, उनका सम्मान किया। बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्ष ना बनने से वो दुखी और परेशान नहीं हुए। और जो दोनों विचारधाराओं में, गर्मपंथी और नरमपंथी, उदारवादी और उग्रवादी, ये जो दो विचारधाराएं समानांतर चल रही थीं, इनमें जो संघर्ष या द्वंद्व, मनमुटाव 1906 में हो सकता था, वो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से रुक गया और वह 6 में ना होकर 1907 में हुआ। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी। जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से घोषणा पत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से स्वराज शब्द देने वाले शब्दावली में, डिक्शनरी में दयानंद सरस्वती थे।
दयानंद सरस्वती स्वदेश, स्वराज, स्वसंस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। वो कहा भी करते थे कि स्वदेशी शासन कितना भी गलत क्यों ना हो, वो परदेशी शासन से फिर भी श्रेष्ठ होता है। तो स्वराज शब्द के प्रवर्तक थे दयानंद सरस्वती, लेकिन स्वराज की मांग मंच से करने वाले, कांग्रेस के एजेंडा में शामिल करने वाले, घोषणा पत्र में शामिल करने वाले, यानी स्वराज की मांग करने वाले पहले नेता, पहले अध्यक्ष, पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। इस तरह से 1906 का ये कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की तीसरी बार अध्यक्ष बने। पहले भी 2 बार अध्यक्ष बन चुके थे, 1893, 1896, 1893 और 1896 में पहले भी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन इस विवाद को टालने के लिए, गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच विवाद ना हो, इसको टालने का रणनीतिक ढंग से नरमपंथियों ने प्रयास किया और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व को गर्मपंथियों ने स्वीकार भी किया, क्योंकि गर्मपंथी बहुत ही उच्च शिक्षित लोग थे, ज्ञानवान लोग थे, संस्कारवान लोग थे। मतलब कोई वो कम योग्य और अशिक्षित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो देश में देशभक्ति के प्रबल समर्थक थे। तो इस तरह से 1906 का कोलकाता अधिवेशन भी हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना भी भारत से बाहर हुई। मतलब उस समय तो भारत ही था, लेकिन आज भारत से बाहर बांग्लादेश के ढाका में हुई। तो मित्रों, आज मैं यहीं तक आपको विषय रखने का प्रयास करूंगा और कुछ 2-4 बातें बताने का प्रयास करूंगा। तो तैयारी करते समय बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूं कि तैयारी एक पैटर्न पे करिए, सब कुछ पढ़ने का प्रयास मत करिए। पहले आप ये महसूस करिए कि मैं सफल हो सकता हूं, मुझ में वो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कंठा है, चाहत है, मुझे बनना है। और फिर सफल होने के लिए क्या जरूरी है, उन साधनों का चयन करिए। भीड़ के पीछे भागने का प्रयास मत करिए, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति वो पुस्तक पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, योग्यता दिया है, प्रतिभा दिया है। पहले आप उसको चेक करिए, वह मैटर जो आप पढ़ रहे हो कितना उपयोगी है। उपयोगी के साथ साथ आपको आसानी से याद हो रहा है कि नहीं, याद होने के साथ साथ एग्जाम साल में वो हमको स्ट्राइक करता है कि नहीं, मेंस एग्जाम में उस भाषा शैली में हम लिख पाते हैं कि नहीं। क्योंकि विषय को पूरा करना, सिलेबस को पूरा करना उद्देश्य नहीं है। उस सिलेबस से जो हमने सीखा, पढ़ा, वो एग्जाम साल में हम लिख पाते हैं या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है। और तैयारी के दौरान अनेक अवरोध आएंगे, क्योंकि एक सफल व्यक्ति का इतिहास होता है। अब 2 परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। यदि आप उच्च पद में जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं, तो एक तो संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से आपको गुजरना ही होगा। दूसरा, समाज या प्रकृति भी आपसे परीक्षा लेगी कि आप उस पद के योग्य हैं कि नहीं। क्योंकि सफल होने के बाद आप अपने लोगों से अपनी सफलता का अनुभव कैसे बांटेंगे। इसलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल हुआ हो किसी भी क्षेत्र में, वह सफलता या पद छोटे बड़े हो सकते हैं, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस हर व्यक्ति का एक संघर्ष था। आर्थिक स्थितियां, पारिवारिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, मानसिक स्थितियां, बहुत सारी ऐसे हमारे पास साधन नहीं होते हैं। तो उस दौरान आप निराश मत होइए कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे घर से पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे अध्यापन जीवन में मैंने 20 साल से अध्यापन कार्य किया, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया और देश प्रदेश में अनेक प्रशासनिक पदों में बड़ी संख्या में गुरुकुल ICS के विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं। उनमें से बहुत से विद्यार्थी बहुत ही आर्थिक तौर पे कमजोर परिवारों से आए, लेकिन गुरुकुल ICS में आने के बाद चूंकि क्लास में पढ़ाने का ढंग लाइव से अलग होता है, लाइव में केवल हम नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं,
क्लास में हम स्टूडेंट्स की हर कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसे मेंटल तौर पर, फिजिकल तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर मजबूत करने का प्रयास करते हैं। वो नौकरी में ही सफल ना हो, पारिवारिक जीवन में सफल रहे, कोई तनाव आए नौकरी के दौरान, पारिवारिक जीवन में, तो भी वो लड़े, खुशी खुशी लड़े, उसके लिए तैयार हो, एक मजबूत नागरिक बने, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो आपसे कहना चाहूंगा कि तैयारी के दौरान बिल्कुल साधनों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे गरीब लोग प्रतिदिन कार्य करके, नौकरी करके तैयारी में लगे और आज बहुत सारे उच्च पदों में। मेरी कोचिंग से बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बने हुए हैं जो बहुत ही सामान्य परिवारों से थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तृतीय श्रेणी पदों में हैं, वो बहुत ही आर्थिक तौर पे गरीब परिवारों से थे। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। तो आप भी परिस्थितियों को आड़े मत आने दीजिए। ये विषम परिस्थितियां ही आपकी सफलता के लिए वरदान है। साथियों, भोजन का स्वाद तभी मिलेगा, यह टेस्ट का आनंद तभी आएगा जब भूख लगी हो। यदि मेरे पास सब कुछ है, मेरा परिवार समृद्ध है, मेरे पिताजी बड़े उच्च स्थान पर हैं, पद पर हैं, व्यापारी हैं, तो सफलता का आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्लर्क का बेटा डीएसपी बना, एक मजदूर की बेटी आईएएस बनी, एक शिक्षक का बेटा तहसीलदार बना, एक किसान का बेटा डीएसपी बना। जब इस तरह का जो कुछ सफलताएं मिलती हैं तो उसका आनंद आता है, हमारे परिवार को भी, हमें भी और समाज को भी। समाज में एक प्रेरणा का संदेश जाता है, हम लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, उनको जागृत कर पाते हैं। हमारे पीछे हजारों लोग तैयारी में लग जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं। आज एक डायलॉग चल गया है, जो अकर्मण्य लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, नेगेटिविटी से शिकार हैं, वो क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार, कुछ नहीं होता है, नौकरी नहीं लगती, असंभव। ये सब गलत है। योग्य व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं रहा है। इसलिए मित्रों, योग्य बनिए। जिस दिन आप योग्य बन जाएंगे तो रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार आपकी प्रतीक्षा करेगा। वैसे भी समाज में योग्य लोगों की संख्या बहुत कम है। यदि हम योग्य हैं, इसका मतलब है हमारे लिए अनेक पद हैं। और हर व्यक्ति जन्मतः योग्य नहीं होता है। धीरे धीरे अपना वो मानसिक विकास करता है, भौतिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करता है, उसे मोटिवेट करता है, जागृत करता है, और वो अपने आप को योग्य साबित करता है और एक उच्च स्थान, छोटी शुरुआत से उच्च स्थान तक पहुंचता है। लगातार मेहनत करते रहिए, एक निश्चित दिशा में बढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, आप निश्चित सफल होंगे। अंत तक, कुछ साल तक आप लगातार सही दिशा में मेहनत करेंगे, आप सफल होंगे। आप सफल नहीं भी होंगे तो आपको कोई ना कोई आगे रोजगार का मार्ग मिलेगा। और मेरा आपसे वादा है कि आप बेरोजगार या दुखी नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि हम घर से निकल गए हैं गंतव्य के लिए, तो हार नहीं माननी है। और गंतव्य तक पहुंचना है तो हमारी गाड़ी के चारों टायर अच्छे होना चाहिए, उसमें पर्याप्त हवा होना चाहिए, इंजन मजबूत होना चाहिए, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देना होगा। पेट्रोल अच्छा होना चाहिए मतलब हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, हम जो फूड लेते हैं, ये एनर्जीफुल होना चाहिए। केवल पढ़ने का सोचना पर्याप्त नहीं है, अध्ययन करने योग्य अपनी बॉडी को, अपने मस्तिष्क को बनाना, यह भी महत्वपूर्ण है। तो सुबह कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं? तो जब भी हम उठते हैं तो कुछ योग व्यायाम करें, ध्यान करें। सुबह उठने की आदत नहीं है, हम थोड़ा लेट उठते हैं, तो उसके दूसरे तरीके हैं कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एनर्जीफुल हो, अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, दूध पिएं। क्योंकि जब अंदर ऊर्जा होगी तब तो हम पढ़ पाएंगे। 8-10 घंटा हमको सिटिंग करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, मेमोरी बढ़ाना है।
तो इन बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल में मिट्टी तेल मिला होगा तो इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी धुआं फेंकने लगेगी, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो हमारी बॉडी भी गाड़ी की समान है, तो इन बातों पर भी विशेष ध्यान रखिए। हमको थोड़ा, चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा होना चाहिए। उस एनर्जी लेवल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अच्छा भोजन करें, अच्छा नाश्ता करें, अच्छी चीज़ों खाएं पिएं, समय समय पर मनोरंजन करें। मेरी हॉबी क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। मुझे मूवी देखने में आनंद आता है, तो मैं एक माह में कोई अच्छी मूवी देखूंगा। अब मूवी का सिलेक्शन कैसे करूंगा? मूवी एंटरटेन का मीन्स भी होगी और मूवी मेरी तैयारी को मोटिवेट भी करेगी। मुझे घूमने का शौक है, मैं आसपास कहीं महीना 2 महीना में घूमने जाऊंगा। घूमने जाने से मुझे एक्सप्लोजर भी मिलेगा, मुझे नॉलेज भी मिलेगा और मेरा मनोरंजन भी होगा। मुझे पुस्तक पढ़ने का शौक है, तो माह में कोई एक अच्छी पुस्तक जिस दिशा को हम पसंद करते हैं, हमें मोटिवेशनल बुक्स पसंद है कि हमें स्पिरिचुअल बुक पसंद है कि रिलीजियस बुक पसंद है, या कोई लिटरेचर ऐसा पसंद है जो किसी साहित्यकार का हो, तो कुछ हमारी हॉबी होगी। तो पढ़ते दौरान हम बोर हो जाते हैं, हम निराश होने लगते हैं, तो इस दिशा में भी हम सोचेंगे। परिवार के साथ कभी कभी समय बिताएं। कोई ऐसा व्यक्ति हो, परिवार में हो, शिक्षक हो, मित्र हो, जिससे हम सारी बातें शेयर कर पाएं, बिना डरे, बिना संकोच किए, जो भी मन में आ रहा है। ऐसा कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, तो जब हम अंदर की सारी बुरी चीज बाहर कर देंगे तो जो ब्लैंक बचेगा उसमें अच्छी चीज ही प्लेस होगी, भरी जाएगी। तो तैयारी एक लगातार करिए, निश्चित दिशा में करिए, आत्मविश्वास के साथ करेंगे, सफलता मिलेगी। इतना मैं आपसे आज कह रहा हूँ। इसके बाद हम आगे क्लास प्रारंभ करेंगे। हमारा जो ये क्लास है, जो भी मैं लाइव के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूँ, आप मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी मैं ऐसा मानकर विषय रख रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं ऐसा एक इमेजिन कर रहा हूँ। इस विषय को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और यह विषय केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है। जहाँ भी इतिहास विषय की जानकारी चाहिए, प्रतियोगी वर्ग हो, स्कूल का विद्यार्थी हो, कॉलेज का विद्यार्थी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पत्रकार हो, इतिहास का संबंध हर क्षेत्र में है। वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे नॉलेज ले सकते हैं और इस नॉलेज को लेने के बाद उसे और मोटिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा नॉलेज पर्याप्त नहीं है। नॉलेज एक महासागर की भांति, हम कितना भी जाते जाएंगे वो कम पड़ता जाएगा। मेरियाना ट्रेंच है। मैं बोलता हूँ 20 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अल्प ज्ञानी हूँ। मुझे रोज़ नई नई बातें सीखने का अवसर मिलता है, मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मैं अभी भी शिक्षक नहीं हूँ, मैं छात्र बन के रहने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट ना मानते हुए इसे और मोटिफाइड करें और अपडेट करें और आपकी तैयारी में लाभ प्रदान करें, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, हमारा एक YouTube चैनल भी है। मैं प्रतिदिन लाइव आ रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक में वही लोग देख पा रहे हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, बड़ी संख्या में हैं, जो मुझे लाइव के बाद तुरंत फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, बहुत परेशान है सर, देखने नहीं मिल रहा है। तो हमारा YouTube चैनल भी है, उसे आप सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। यदि ऐसा होगा तो हम नई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक हम संप्रेषित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि YouTube वीडियो में एक प्रॉपर, अभी 2-3 दिन पहले जो चैनल चालू हुआ, YouTube चैनल यदि अच्छे स्थिति में पहुंचता है तो फेसबुक की जगह हम YouTube लाइव आ सकते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी से ऐसा निवेदन है कि जो भी मैंने विषय रखा वो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, उससे आप सहमत होंगे, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।